अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महसूस ऐसे होता है कि पीटीआई थोड़ी देर सुस्ताने के बाद एक मरतबा फिर जारहाना स्ट्रैटेजी अपनाने जा रही है। लॉन्ग मार्च, धरना और एहतजाजी कॉलें देने की हिकमत अमली जो तहरीक इंसाफ तर्क कर चुकी थी, एक मरतबा फिर इसी रविश पर चलने का इंदिया आज दिया है। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया पर आए और ये कहा कि आइंदा 48 घंटों के अंदर हम इस्लामाबाद में एक बड़ा इज्तिमा करने की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं और इसमें हुकूमत को हम डेडलाइन देंगे। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुनिए। आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा और उस जलसे में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है। इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। नाजरीन, मुल्क में अर्ली इलेक्शन की गेम जो है ये तो पीटीआई के हाथ में ही है। अगर दोनों सूबों में कायम पीटीआई हुकूमत की कुर्बानी दे दे, पंजाब असम्बली तहलील कर दें, केपीके असम्बली तहलील कर दें, तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि मुल्क में आम इंतखाबात ना हो। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी और हुकूमत बनने के बाद पीटीआई की हिकमत अमली, पीटीआई की तरजीहात बदल चुकी हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अव्वलीन जो मुतालिबा है रहा है ये अर्ली इलेक्शन का ही रहा है। लेकिन पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद वो विफाक से तो इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर रहे हैं, मगर खुद सूबाई हुकूमत से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे। गुज़श्ता रोज़ विफाकी वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और केपीके में असम्बलियाँ तहलील कर दें तो हम फौरी इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। अब राना सनाउल्लाह के इस चैलेंज के बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने ये कहा कि कल हुकूमती लोगों की तरफ से बात हुई कि हम सूबाई हुकूमत तोड़ दें, मगर इस पर हुकूमत की तरफ से कोई सीरियस कोशिश नहीं की गई। नाजरीन, पंजाब हुकूमत मिलने से पहले पीटीआई में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी कि अर्ली इलेक्शन के लिए शायद पंजाब हुकूमत मिलते ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और विफाकी हुकूमत को मजबूरन आम इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और इन खदशात को तक़वियत उस वक्त मिली जब काफ लीग के रहनुमा परवेज़ इलाही ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद अगर इमरान खान ने मुझे असम्बली तोड़ने का कहा तो 2 मिनट नहीं लगाऊंगा और असम्बली तोड़ दूंगा। मगर हुकूमत मिलते ही मामलात किसी और डगर पर चल निकले और पहली ही फुर्सत में 21 अरकान असम्बली को वज़रा बनाने की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिन्होंने कल हल्फ उठाना है। अब शतरंज का खेल दिलचस्प मरहले में चला गया है, यानी मुल्क में अर्ली इलेक्शन कराने के लिए दबाव डालते हुए तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे दे चुके हैं, जिसमें से 11 को तो मंजूर कर लिया गया है। इस वक्त कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बजाते खुद 9 की 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ विफाकी हुकूमत पर अर्ली इलेक्शन कराने का दबाव है तो दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात की भरपूर तैयारी है और तीसरा मुल्क के दोनों सूबों में हुकूमत है। पीटीआई के कौलो फेल में तजाद क्यों है? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के फैसले ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा जरूर किया है। ममनुआ फॉरेन फंडिंग के फैसले को लेकर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मैदान में उतरी हुई है, वहीं पीडीएम जमातों ने इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस भी दायर कर दिया है, जबकि विफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी के तौर पर तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने जा रही है। एक तरफ विफाकी काबीना में इमरान खान के गिरद शिकंजा कसने के लिए एफआईए को मुतहरिक करने पर बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए गौर किया जा रहा है। आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को नाअहल कराने या फिर गिरफ्तार किए जाने की जो खबरें हैं ये गर्दिश कर रही हैं, जबकि नून लीग इस पर भी काम कर रही है कि आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाए ताकि नून लीग की जो कैंपेन्स हैं, नून लीग के मुर्दा घोड़े में जान डाली जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आम इंतखाबात का ऐलान होने से पहले क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी मुमकिन है, और अगर वो वापस आते हैं तो क्या उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल पाएगा? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब ने चैलेंज किया है कि अगर आप लोगों को अर्ली इंतखाबात की बहुत जल्दी है,
आप करवाना चाहते हैं, इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जुर्रत करें, KPK असम्बली को डिसॉल्व करें, पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करें, फिर तो कोई जवाब ही नहीं रहेगा ना वफाकी हुकूमत को चलाने का। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। जी बिल्कुल, इस पे भी सोचा जाएगा, और जो जलसे का जो एक इंदिया दिया है, और आपने फवाद साहब की बात की, तो उस जलसे में आगे का जो लाई अमल है, जो अल्टीमेटम है, ज़ाहिर अल्टीमेटम किसी बुनियाद पे ही दिया जाएगा। और इस बात में बिल्कुल वज़न है कि अगर हम सूबाई हुकूमतें तहलील कर दें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मरकज़ से 125 127 इस्तीफ़े, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, उस पर सोचा जा सकता है, लेकिन वो फैसला किया जाएगा कि हमने कब वो ऑप्शन यूज़ करना है। फ़िलहाल तो बॉल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कोर्ट में है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो उनका हार्डकोर पॉलिटिकल बेस है या उनके जो समझ बूझ वाले लोग हैं वो भी इस सिस्टम में मज़ीद चलना चाहते हैं, क्योंकि ना तो वो अपना कोई पॉलिटिकल बेस बढ़ा पा रहे हैं, ना कोई अपना एजेंडा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब उनके पास नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, सिंध में भी उनके एक एलाई की हुकूमत है जो जितने उनसे मुखलिस हैं आपको भी पता है, जो 3 बजे निकल गए, वो मेन फैसले से पहले जरदारी साहब निकल गए, और बलूचिस्तान भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे हालात में जब उनके कोई एक ज़िले की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि ज़िले में ही बैठे हैं फेडरल कैपिटल में, बाकी तो कुछ उनके हाथ में नहीं है, तो ऐसी हालत में जब रोज़ उनका पॉलिटिकल कैपिटल कम से कम हो रहा है, उसमें तो उनको भी सूट करता है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या जरदारी साहब नहीं मान रहे, या वो कौन सा कैंप है, क्या ये मेरा ये नुक्ता ले लें और उस पर कभी मुस्लिम लीग नून के किसी जिम्मेदार आदमी से पूछें कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर ही कुछ फोर्सेस ऐसी तो नहीं है जो चाह रहे हैं कि जो शहबाज साहब एक बड़ा एक अपना एक रेपुटेशन लेके मरकज़ में आए थे कि बहुत बड़े डूअर हैं और बहुत बड़े काम वाले आदमी हैं, वो रेपुटेशन की ख़त्म हो गई। कहीं मुस्लिम लीग नून के अंदर ही शहबाज साहब के खात्मे की तो कोशिश नहीं की जा रही सियासी तौर पे कि मजीद इनको खींचें, ताकि शहबाज साहब मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा से तो गए ही गए, पंजाब की वजारत आला की सोच भी वो और उनके बेटे जहन से निकाल दें। तो ये भी एक सोच है कि क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि शहबाज साहब मजीद एक्सपोज हों और एक कमज़ोर हुकूमत को और खींचें, ताकि जितना भी हो सके मुस्तकबिल में सिर्फ मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब का और मरियम साहिबा का तोती बोले और शहबाज साहब को आउट करें। तो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। बहरहाल जहां तक हमारा ताल्लुक है, यस इट इज एन ऑप्शन जो हम वक्त आने पे यूज करेंगे। लेकिन देखिए ना, एक तरफ 1 महीने का वक्त है, दूसरी तरफ इतना कॉन्फिडेंस है आप सब लोगों को कि जो आम इंतखाबात हैं, नए इंतखाबात हैं, ये 2022 में ही होंगे। इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है? हमने तो सॉफ्ट इंटरवेंशन का भी सुना था। क्या पसे पर्दा किसी से बातचीत चल रही है, कोई निगोसिएशन चल रही हैं, कुछ चीज़ें तय हो रही हैं कि 1 महीने का वक्त भी है और दूसरी तरफ इतना कॉन्फिडेंस भी है कि 2022 में ही इंतखाबात होंगे? सियासी जमात एक पॉलिटिकल एक ऑर्गन होता है एक रियासत का, और एक जिंदा जावेद एक हिस्सा होता है रियासत का, जो हर जगह हर तरह के लोगों से राब्ते में रहता है। और ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो मुल्क की मुख्तदिर ताकतों के साथ कोई ना कोई राब्ता ना हो। सबका होता है, हमारा भी होगा, लाजमन होता है, और वो रखना पड़ता है। वो ज़रूरत भी है इस रियासत की कि आपका एक राबता, एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक कनेक्शन, एक राब्ता रहे, क्योंकि मुल्क को, रियासत को ज़रूरत है कि हम सब कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पर कोई गुफ्तगू हो। बहरहाल एक्टिवली इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में कोई नेगोशिएशन कोई बड़े लेवल पे मेरे इल्म में तो नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच की बात नहीं कर रही, हर वक्त रहते हैं मैं पॉलिटिकल, जहां से सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात की जा रही थी, मैं उस इदारे की बात कर रही हूं कि अगर उस इदारे के साथ कोई बातचीत चल रही है तो इमरान खान साहब ने तो कहा था कि किसी के साथ भी बातचीत तब होगी जब नए इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। अगर पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है, मैं उस हवाले से पूछ रही हूं कि डेट तो अनाउंस हुई नहीं, तो बातचीत चल रही है इसके बगैर क्या? देखिए, मैंने आपको उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि एक बहुत बड़ी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो जो फोर्सेस जिसकी तरफ आपका इशारा है, जो मुख्तदिर ताकतें हैं, जो भी आप नाम दें, कुछ ना कुछ तो आपका न्यूट्रल्स का नाम दे देते हैं। बड़े लेवल पे जाहिर है, देखिए बड़े लेवल पे खान साहब ने जो है अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कोई राब्ता है। आइडियल सिचुएशन ये है, बेहतर ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं थोड़ा सा सबक सीखें, आपस में बैठें
और किसी न किसी लेवल पे वो बात आगे बढ़ाएं, लेकिन वो तब होगा जब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है कम अज़ कम राज़ी नामा तो शो करे, राज़ी तो हो कि वो इलेक्शन जो है वो चाहते हैं इस साल। क्योंकि अगर वो इलेक्शन ही नहीं चाहते या उससे वो पीछे भाग रहे हैं तो उनसे बात फिर किस चीज़ पे हो। और उसमें एक नुक्ता और है, वो जो अंग्रेज़ी में एक कहावत है जो हमारे बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल अब उन पे अगर आपने उसका कोई प्रैक्टिकल देखना है कि व्हेन वन इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि आप फंस जाएं, ना इधर आ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इस वक्त आज की इम्पोर्टेड हुकूमत एक ऐसे शेर पे बैठी है जिस पे ना वो सवारी कर सकते हैं ना उससे उतर सकते हैं। सवारी करते हैं तो तबाह होते हैं सियासी तौर पे, उतरते हैं तो अवाम सामने खड़ी है जो इमरान खान के साथ है, तो ना अवाम में जा सकते हैं ना हुकूमत कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला किसी के साथ ये ना करे। लेकिन एक काम जरूर कर रहे हैं आप लोगों को मैदान से बाहर करने की। इख्तिदार की ख्वाब देखते थे, उस इख्तिदार में ना उनको चैन है ना उनको रास आ रही है। आप लोगों को खेल से आउट करने की जो है ना वो प्लानिंग जरूर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन भेजे जाने का फैसला हो चुका है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर हो चुका है। तो इस चीज का तो आप लोगों को है कि कोई फैसला अगर आप लोगों के खिलाफ आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 22 करोड़ के महबूब लीडर को आउट करने का मतलब समझती हैं आप? -1 मीन्स माइनस ऑल। अच्छा, इमरान खान नहीं तो कुछ नहीं। देखिए, मुल्क का सबसे महबूब लीडर है, 22 करोड़ का नुमाइंदा है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अब उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसको आप सिस्टम से एक गलत तरीके से खुदा न खास्ता आउट करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपने आउट किया तो फिर भूल जाएं कि डेमोक्रेसी से मुल्क आगे बढ़ेगा, फिर कुछ और होगा। ये नहीं होगा जो हो रहा है। लेकिन हमारा कानून इतना ज्यादा पेचीदा है कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है एक सियासी जमात ने किसी दूसरी सियासी जमात को कोई इंतकामी कार्रवाई भी लेनी है तो हमारा कानून उसकी शिकें इतनी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल ही आता है किसी पार्टी को आउट करने का। अब जो डिक्लेरेशन इन्होंने भेजना है सुप्रीम कोर्ट को, अब वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो ऑर्डर है 2002, उसकी 4 शिकें हैं जिन पर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। उसमें एक आर्टिकल है 15 जिसके जरिए आप लोगों को निकालना चाहते हैं। आपके नॉलेज में भी ये चीज होगी, मैं चाहूंगी कि हमारे जानने वालों को भी पता चल जाए। अब आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात से मुतमईन है कि किसी सियासी जमात ने बाहर से कोई फंड्स लिए हैं, जो ऑलरेडी ये सियासी जमात जो है वो मुतमईन हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, इसके बाद दूसरा रास्ता यह है इसी आर्टिकल में, या किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के खिलाफ काम किया है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये कैसे साबित करेंगे, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। नंबर 3 ये आर्टिकल कहता है या कोई सियासी जमात दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। मतलब ये है कि इस आर्टिकल के मुताबिक एक रास्ता बचता है आप लोगों को निकालने का, वो है गैर मुल्की इमदाद का आना, जो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में अपने ताईं साबित कर चुका है और ये हुकूमत मुतमईन हो चुकी है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेरेशन जाता है तो जो मैं कानून पढ़ रही थी, आपको भी पता है कानून का, उसके मुताबिक जब ये डिक्लेरेशन चला जाएगा और फैसला आने से पहले लाजिम होगा तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई मेंबरान के हवाले से उनके पास ये वक्त होगा कि या तो आप इस पार्टी से रिजाइन कर दें, पार्टी को छोड़ दें और दोबारा इलेक्शन लड़के आएं, नहीं तो 4 सालों के लिए जो है वो आप लोग नाअहल हो जाएंगे और इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। क्या इस चीज़ का अदराक है या आप लोग हल्का ले रहे हैं वफाकी काबीना के इस फैसले को? हाँ, आपने इतनी लंबी तमीद बांध के ऐसे अपने जी को हल्कान किया है, कुछ नहीं कर सकते। ये अदालत में इनके इस फैसले के चीथड़े उड़ जाएंगे। आप कैसे कर सकते हैं? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, जो पाकिस्तान का सर का ताज हैं, वो पाकिस्तान में एक जमात के लिए फंडिंग करते हैं। ECP कौन होती है उनको रोकने वाली? और कौन सा इन्होंने इसराइल या अमरीका या हिंदुस्तान के एजेंट पकड़े हैं? कौन से इदारे से, कोई रॉ से, मुसाद से या CIA से या किस इदारे से जो है इन्होंने पकड़े हैं कि वहाँ से हमें ये जो आर्टिकल की बात है ये मजाक नहीं है, ये आइन को मजाक ना बनाया जाए। अगर फॉरेन फंडिंग का केस होता तो इनके इलेक्शन कमीशन के फैसले में फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ तक नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। प्रोहिबिटेड फंडिंग में सिर्फ अमाउंट कॉन्फिस्केट होती है। फॉरेन फंडिंग में आपने साबित करना होता है कि ये एक एजेंडे के तहत आए जो मुल्क के, वो पढ़ दूंगा मैं पूरा, आपने थोड़ा सा पढ़ा है, कि इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ काम करे। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद मुराद सईद और हमारे जैसे बेशुमार लोग जो हैं, हम गद्दारे वतन हैं, हम यहाँ गद्दारे वतन बैठे हैं? और एक और चीज भी, मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में पहली बार ये बात कर रहा हूँ और ये पहली बार ये बात आपके प्रोग्राम में
कर रहा हूं और इमरान खान साहब को भी कल मीटिंग में कर दूंगा कि अदालत में तो हम जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पहले हमारे रास्ते उन्होंने रोके, हम पे फायरिंग की, शेलिंग की, हर तरह की रियासती जो है हुकूमती जोर ज़बरदस्ती की। लेकिन उससे पहले जब हमारी हुकूमत थी, आपने 27 मार्च था शायद वो जलसा देखा था, मैं उनको कहूँगा कि 10 लाख बंदा बिल्कुल इस बार बुलाएं, बतौर एहतजाज बुलाएं, यहाँ इस्लामाबाद में बैठें, भूख हड़ताल करें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर को अगर आप बाहर निकालेंगे तो इस मुल्क में फिर सियासत को भूल जाएं, फिर इस मुल्क में सियासत नहीं होगी, फिर आप कोई और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लें, कुछ और सिस्टम लें। अगर आपने इस मुल्क को पार्लियामानी सिस्टम से, जमहूरियत से चलाना है तो आप जंगल के शेर को जंगल से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जंगल के शेर को जंगल से बाहर करेंगे तो लगड़ बगड़ आपको, शाहज़ाद ज़ीशान साहब और आपके बच्चों को खा जाएंगे। ये आदमी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, तो भूल जाएं क्योंकि ऐसे ड्रामे से कुछ होगा। 10 लाख बंदा इधर बिठा के दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में वैसे ये नहीं आ सकते, वहां दलील चाहिए होती है, इनके पास रसीदें नहीं होती, अवाम में नहीं जा सकते। इसलिए मैंने आपको ये बात की कि एक ऐसे शेर पे बैठ गए शहबाज साहब भी, और उधर से जरदारी साहब बैठ के दांत निकाल के मुस्कुरा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सियासत के खात्मे का, कि इस शेर पे बैठ के ना वो उसको बैठ सकते हैं ना उतर सकते हैं। उतरते हैं तो आवाम खाते हैं और बैठते हैं तो मईशत खाती है। ये इनका नसीब है, और ये वो नसीब है कि ये अमेरिका की इमाम पे जब रात के 12 बजे आके बैठे, बड़े खुश थे उस रात, बड़े मुस्कुरा रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे, मिठाइयां भी खाई। अब बदहजमी का शिकार हैं तो हम क्या करें। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपके रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद क्या तहरीक इंसाफ को, इस सियासी जमात को तहलील करवाना या इमरान खान को नाअहल करवाना इतना आसान है? क्योंकि इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में वफाकी हुकूमत ने जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग डिक्लेरेशन जो है ना वो भिजवाने का इन्होंने फैसला किया है कि इस पार्टी को जो है ना वो तहलील कर दिया जाए। तो क्या इतना हलवा है इस वफाकी हुकूमत के लिए? कह रहे हैं कि बस अब तो सब कुछ आसान है क्योंकि इन्होंने जो है ना फॉरेन फंडिंग ली है। कितने कॉन्सिक्वेंसेज आप देख रहे हैं पीटीआई पर इसके? इजाजत दो, टाइम थोड़ा है इसलिए मुझे जरा इजाजत दो। जी 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 प्लीज। छोटी सी बात आपको अर्ज कर दूं कि ये जो भी इलेक्शन कमीशन ने लिखा है उसमें एक जुमला और एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है। वो इमरान खान को मासूम और मुल्ज़िम ठहराते हैं और गिल्टी वो तो अपनी तरफ से बनाते हैं, पर रेफरेंस और पीटीआई की डिसोल्यूशन के सिलसिले में कोई एक भी हरफ उसमें रेलेवेंट नहीं है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, और आइन हक देता है, बुनियादी हक देता है पार्टी बनाने का, और आइन उस पे कदगन भी जो लगाता है वो आइन ही लगाता है कि कितनी कदगन लगेगी, कौन सी पार्टी डिसॉल्व होगी। वो सिर्फ वो पार्टी डिसॉल्व होगी आइन के मुताबिक जो मुल्क की सालमियत और मुल्क की हकमियत के खिलाफ काम कर रही है। वो उस पार्टी का कोई इसमें दखल नहीं है कि वो अगर एड ले रही है कहीं से, या वो उसको 200 फॉरेनर्स ने कोई $40,000 दे दिया है, इससे नहीं। वो देखना है कि वो अमल क्या कर रही है। अमल अगर वो कर रही है, वरना तो मोदी के लिए बहुत आसान हो जाए, वो अपने 40 इंडियन नेशनल को कह के जाके आप इस अकाउंट में तो हर एक $4,000 जमा करा दे, और जो गवर्निंग पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को चाहे तो डिस्क्वालीफाई करवा दे, डिसॉल्व करा दे, पीपल्स पार्टी को चाहे तो डिसॉल्व करा दे। ये बिल्कुल मंशा नहीं है कानून का, और ना इसको होना चाहिए। और पार्टी को ये सोचना चाहिए कि आज ये पीटीआई पे होगा, कल ये तलवार उन पे चलेगी अगर इसको इस तलवार को एक्सेप्ट कर लिया। रेफरेंस सिर्फ इस मामले में डिसॉल्व हो सकती है असेंबली अगर वो, और ये आइन की इबारत है, कोई और इबारत इस हक को
मासूम और महदूद नहीं कर सकती। अब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 15 ये कहता है कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात से मुतमईन है कि कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद याफ्ता है या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ काम कर रही है या दहशतगर्दी में मुलविस है, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब कि इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी है तो आपकी पार्टी तहलील हो सकती है। ये वफाकी हुकूमत तो यही जवाब पेश कर रही है। ये पीपीओ जो है 2002 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, आइन सबसे ऊपर है। आइन ने हक दे दिया पार्टी बनाने का और कहा कि सिर्फ एक शर्त मैं लगाता हूँ, वो ये शर्त है कि वो हाकमियत और सालमियत के खिलाफ काम ना करती हो, जिस तरह जो इल्जाम एएनपी पे एनएपी पे लगा था। और एनएपी भी फिर एकदम एएनपी बन गई थी, नाम बदल लिया था। हमारी पार्टी कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, पीपी थी। हमने एक पार्लियामेंटेरियन लगा के नई पार्टी रजिस्टर करा ली थी, वही लोग उसमें शामिल हो गए। ये कोई इनको फायदा भी नहीं होगा डिसॉल्व करा के, तो लेकिन ये डिसॉल्व करवा नहीं सकते क्योंकि जितनी महदूद करना था इस हक को, फंडामेंटल राइट टू फॉर्म ए पार्टी, वो आइन ने कर दिया। वो उससे वो हक दिए गए हक को कोई और देरी कानून जो आइन के जेरी है, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर से ऊपर है आइन को क्या कहता है हमें उसको देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर बाद में आता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, हर ऑर्डर जो है वो मार्शल लॉ का ऑर्डर हो, वो सदर का ऑर्डर हो, वो ऑर्डिनेंस हो, वो कानून पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया हो, वो आइन से मातहत है। लिहाजा यही अल्फाज जब आते हैं 2017 के आइन में, 2017 के इलेक्शन एक्ट में, तो वो आइन में तरमीम नहीं कर सकते। आइन कहता है कि सिर्फ एक वजह से पार्टी डिसॉल्व हो सकती है, और वो वजह ना टेररिज्म है, ना ये है जो दूसरी वजह फॉरेन फंडिंग। तो ममनुआ फंडिंग पर क्या इलेक्शन कमीशन तो कह रहे हैं ममनुआ फंडिंग हुई है, ममनुआ फंडिंग पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन का यही दायरा इख्तियार है कि वो जो फंड्स हैं वो भाई सरकार वो जब्त कर ले? फंडिंग की बुनियाद पे पार्टी डिसॉल्व नहीं हो सकती, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने भी कमाल किया है ना। वो तो उन्होंने सारे फैसले सुना दिए और हर चीज, ना उन्होंने किसी दुआ की जिरा की है, ना किसी को दुआ को अल्फन उसका बयान लिया है, फिर उसकी जिरा होनी चाहिए। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अब ये फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस भी एक बुनियादी हक हो गया 18वीं तरमीम के बाद। उससे पहले भी था पर अब और ज्यादा बुनियादी हो गया। उस ट्रायल के बगैर आप किस तरह डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबली को, पार्टी को, और वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब देखेगा तो उसके वो कहेगा भाई हम तो एक ही ग्राउंड पे पार्टी को देख सकते हैं कि क्या ये मुल्क की हाकमियत और सालमियत के खिलाफ काम कर रही है कि नहीं कर रही। और सिर्फ इसलिए कि इसमें कुछ इंडियन के कुछ गैर मुल्कियों के फंड आ गए, वो आप जब्त कर सकते हैं, वो जब्त कर लें, खत्म हो गई बात। एक ही उसकी सजा है। जहाँ तक ममनुआ फंडिंग का ताल्लुक है, वो इन दोनों में ही नहीं आती, ना वो रेफरेंस उसकी हो सकती है, ना वो उसकी वो जब्ती की वो बात ममनुआ फंडिंग। तो ममनुआ फंडिंग के लिए तो इन्हें कोई और रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। नहीं तो आर्टिकल 62, 63 इसकी जद में भी नहीं आ सकते? इमरान खान के इन्होंने जो अपने बैंक अकाउंट्स हैं वो छुपाए। कल इमरान खान ने ये बात की कि अब अकाउंटेंट्स मेरे पास सारी डिटेल लेके आए, एक एक अकाउंट को तो मैं नहीं चेक कर सकता कितने अकाउंट हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन पैसे दे रहा है। तो अब ये भी हथकंडा इस्तेमाल करना चाहेंगे ना कि आर्टिकल 62, 63 इन पर लगाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने झूठ बोला, क्योंकि इमरान खान ने अपने अकाउंट छुपाए। 63 नहीं लगता, वो नहीं लगता। वो तो वैसे ही
उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, जो अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में आई है, कि पहले अदालत की फाइंडिंग हुई है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं। अदालत इसको इस्तेमाल कर सकती है उसकी, अगर एक कोर्ट ने फाइंडिंग दी हो इस पे। अभी तक तो किसी कोर्ट ने फाइंडिंग नहीं दी। ये इलेक्शन कमीशन अदालत तो नहीं है, ये तो एक इंतजामी ढांचा है। हाँ। इंतजामी ढांचा है, ये अदालत नहीं है। नहीं तो अगर अदालत में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर जाते हैं कि इस पर इमरान खान पर 62, 63 इसलिए लगाया जाए क्योंकि इमरान खान ने झूठ बोला है, क्योंकि इमरान खान ने अकाउंट छुपाए हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि हम लेकर जाएंगे। नहीं लेकर जाएंगे, मैं को उनकी तरफ से तो नहीं बोल सकता, जरूर लेके जाएं, बड़ी अच्छी बात है लेके जाएं, पर इनको मिलेगा क्या? इमरान खान ने अलसी बयान तो नहीं दिया, जो नजीरें दे रहे हैं वो देते हैं मियां नवाज शरीफ की। मियां नवाज शरीफ पे इल्जाम था कि उसने अलसी बयान गलत किया था, और अलसी बयान भी अपनी मलकियत का, अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं है। सर्टिफिकेट है कुछ 40,000 डोनर्स हैं जिन्होंने डोनेशन दी हुई है, उनके बारे में। वो किस तरह हलफी बयान दे सकता है कोई भी इंसान 40,000 दीगर लोगों के बारे में? वो सर्टिफिकेट ही दे सकता है ना। हाँ। तो इमरान खान ने तो सिर्फ सर्टिफिकेट दिया है। फैसल वाडवा ने और नवाज शरीफ ने तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी प्रॉपर्टीज की तस्दीक की थी और वो गलत बयानी की थी, और उसमें उन्होंने वो हल्की बयान था, बयान हल्फी था। ये तो ना हल्की बयान है ना अपनी प्रॉपर्टीज के मुतालिक है। ये एक सर्टिफिकेट उसने दिया है। हाँ। कि ये मुझे बताया गया तो फिर समझ में नहीं आ रही है कि बड़े बड़े दिमाग तो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं ना, तो वो रोजाना लगता है कि हुकूमत को एक काम के अलावा कोई काम ही नहीं है, सर जोड़कर बैठ जाते हैं कि अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना क्या है, इमरान खान को नाअहल कैसे करवाना है, इनके खिलाफ डिक्लेरेशन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि ममनुआ फंडिंग हुई है। तो इतने बड़े बड़े दिमाग तो वहां पर भी बैठे हुए, तो टाइम जाया करने की क्या जरूरत है? अगर आईन और कानून इतना वाजे है, साफ लिखा हुआ है, तो फिर वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? ये उनसे पूछे आप। तो आपको हाँ बिल्कुल, ये हम इंतखाबात से बचने के लिए, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को बिजी रखने के लिए कि एक दिन उनकी हेयरिंग हो इलेक्शन कमीशन में, थोड़ी देर बाद हो सुप्रीम कोर्ट में, ये इमरान खान को और बड़ा पॉपुलर आदमी बना देंगे। जिसके खिलाफ अदालत को इस्तेमाल करें उसकी वक़्त बढ़ती है पॉलिटिक्स में। जिसके खिलाफ लगे कि इसके खिलाफ इन्होंने गलत केस बनाया है और वो अपनी हर रोज अदालत में पेश होकर बयान दे रहा हो, ये शरीफ खानदान की अच्छी भली वक़्त बन गई थी सिर्फ इसलिए कि अदालतें बुलाती थी और इनके साथ हमदर्दी लोगों को होती जाती थी। वो हमदर्दियाँ सारी इमरान खान के साथ हो जाएंगी। बाकी जमातें जो PDM में है या नहीं है, उन सबको नुकसान कराएगी ये मुस्लिम लीग नवाज। या वो तो समझ रहे हैं कि जरदारी साहब ने याद कर दिया है। क्या किया है? वो तो सब ये समझते हैं कि जरदारी साहब ने हाथ कर दिया है। जरदारी साहब ने सबको इकट्ठा करके इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया, खुद वो साइड पे हो गए हैं। अगर अवाम ने जवाब लेना है तो वो भी मुस्लिम लीग नून से लेना है, अदालतों ने जवाब लेना है वो भी मुस्लिम लीग नून से लेना है, कल को इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी का जवाब देना है वो भी मुस्लिम लीग नून ने देना है, पीपल्स पार्टी ने नहीं देना। मुस्लिम लीग नून वजीर आजम भी है, मुस्लिम लीग नून वजीर आला भी है, मुस्लिम लीग नून वजीर खजाना भी है, मुस्लिम लीग नून वो वजीर दाखिला भी है। तो अब मुस्लिम लीग नून ही चला रही है, तो उस पर इल्जाम, उस पर अगर उसको नुकसान पहुंचेगा सियासी तौर पे तो उसको पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, मेरे से बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। हामिद मीर साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जाहिर है तहरीक इंसाफ पर एक तलवार तो लटक रही है। जो वफाकी काबीना ने डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला किया है, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के उस पर रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है, लेकिन कुछ मामलात हैं जो तहरीक इंसाफ के हाथ में है। अगर इन्हें जल्द इंतखाबात करवाने हैं, मतलब कि आप KPK असम्बली डिसॉल्व करें, आप जो है वो पंजाब असम्बली डिसॉल्व करें, तो जल्द इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम इंतखाबात के लिए आपको 1 महीने का वक्त देते हैं, उसके बाद भी अगर आपने फैसला नहीं किया तो हम आपकी जो है अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है ना हम बनाएंगे कि हम लोगों ने करना क्या, 48 घंटों में एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। तो अब जब ये लोग कर सकते हैं, नए इंतखाबात की तरफ बढ़ सकते हैं, एक तरीकाकार मौजूद है, तो अब क्यों ये पीछे हट रहे हैं? जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने तो जब तहरीक एतमाद कामयाब हो गई थी तो उसके बाद ये भी कहा था ये 48 घंटे की हुकूमत है, 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो मसला दरअसल ये है कि आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे तमाम MNAs जो हैं उनके इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब कबूल कर चुके हैं, लिहाजा उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन आज जब मैंने नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट से पता किया तो वहाँ पे तो इनके काफ़ी सारे जो MNAs हैं उनकी दरखास्तें आई हुई हैं। किसी ने छुट्टी की दरखास्त दी हुई है, किसी ने तबीयत की नासाजी का बहाना किया हुआ है, कोई कह रहा है मैं बैरून मुल्क में हूँ। मैंने खुद देखी हैं वो दरखास्तें। तो अगर उनमें से फ़र्ज़ करें 5 या 6 MNA भी जो है वो कह दें कि जनाब ये जो हमारे इस्तीफ़े हैं जो कौमी असम्बली के स्पीकर को दिए गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कासिम खान सूरी ने कबूल कर लिए हैं, तो वो अगर स्पीकर साहब जो हैं वो किसी भी अदालत में जाके वो दिखा दें तो सारे इस्तीफ़े जो हैं वो मशकूक हो जाएंगे। सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है फवाद चौधरी साहब कि वो अपने जो 125 या 126 जितने भी उनके MNA हैं जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उन सब को लेके जाएं कौमी असम्बली में और वो स्पीकर के सामने जाके कहते हैं कि जी ये हमारे इस्तीफे असली हैं। ये वो कर नहीं सकते, इसलिए कि आज की डेट में भी 5 अगस्त 2022 की डेट में भी स्पीकर कौमी असम्बली को एक दरखास्त गई है एक MNA साहब की, PTI के MNA साहब की, कि जी मैं बैरून मुल्क में हूँ और मुझे आप छुट्टी पे तसव्वुर करें। तो ये कैसे पूरे करेंगे नंबर? इनको पता है हम नंबर पूरे नहीं कर सकते। इनके 2 या 3 नंबर भी कम हो गए, 2 या 3 MNA भी कम हो गए, तो इनका पूरे का पूरा दावा मशकूक हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं हम आपको 1 महीना देते हैं, और अब वो कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करेंगे। तो वो इज्तिमा जरूर करें, लेकिन जब उनको एक वाज़ेह रास्ता दिया गया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और पंजाब असम्बली से इस्तीफा दें और आप कौमी असम्बली के जो MNAs हैं उनको लेके जाएं स्पीकर कौमी असम्बली के पास और वो बताएं कि हमारे इस्तीफे हो गए हैं, तो उसके बाद नए इलेक्शन करवा देगी। लेकिन वो ये नहीं कर सक रहे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि परवेज लाई साहब, जिन्होंने कि 17 जुलाई के बाई इलेक्शन के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा असम्बली के लिए, जैसे ही मुझे कहा जाएगा मैं असम्बली तोड़ दूंगा। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को पता है कि जरा मुश्किल हो जाएगी, शायद परवेज लाई साहब भी असम्बली ना तोड़ें। तो ये अब इस वक्त एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इमरान खान साहब को भी पता है कि अब अक्टूबर में जनरल इलेक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए वो सितंबर में 9 हलकों से बाई इलेक्शन लड़ने निकले हैं। लेकिन इसकी क्या वजह है कि खुद ही सारे 9 हलकों पे जो है ना आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप अगर 9 हलकों में आप जीत भी जाते हैं, जाहिर है 1 सीट आपने रखनी है, 9 सीटें तो आप नहीं रख सकते, तो बाकी सीटें तो फिर खाली, फिर ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे, तो ये सारा प्रोसेस फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इसका इमरान खान साहब को भी जो है सोचना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान के अवाम को, क्या वो इन कौमी असम्बली के 9 हलकों के जो वोटर्स हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं कि आप उनके साथ ये धोखा करेंगे कि मैं जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। सबको पता है कि इमरान खान साहब अगर लियारी से, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी को अब्दुल शकूर शाद ने शिकस्त दी थी 2018 में, अगर इमरान खान साहब वहाँ जाके इलेक्शन लड़ते हैं तो लियारी वालों को तो पता है कि भाई इमरान खान साहब जो है वो ये वाली सीट तो नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर वो फर्ज करें कि पिशावर से जाके इलेक्शन लड़ते हैं शौकत अली की जगह पे, तो पिशावर वालों को भी पता है कि इमरान खान साहब जो हैं ये तो पिशावर की सीट नहीं रखेंगे। फर्ज करें वो ननकाना साहब से जाके इलेक्शन लड़ते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब के हल्के से, तो उनको भी पता है कि ये इमरान खान ने ये सीट नहीं रखनी।
तो ये तो मेरा ख्याल है लोगों के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है कि आप 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान के अवाम का, अपने सपोर्टर्स का, अपने वोटर्स के मुफादात का ख्याल नहीं, आपको सिर्फ अपने सियासी इंटरेस्ट का ख्याल है। तो इसमें एक दूसरा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में, यानी कि 18 अगस्त से एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। कभी उनकी इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग होगी, कभी वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। तो एक प्रोसेस शुरू हो रहा है उनके खिलाफ। उनके जो सियासी मुखालफीन हैं जो कि हुकूमत में हैं, उन्होंने बहुत सी दरखास्तें दे दी हैं, इलेक्शन कमीशन में दे दिया है, कोई सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज रहे हैं, तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों काम इमरान खान साहब एक साथ कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब ने जल्दबाजी में फैसला किया है। जो लोग इन हलकों से शायद इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा खान साहब ये आप ही इन हलकों से इलेक्शन लड़ें और आप इन सब की जमानतें जब्त करा दें। तो खान साहब ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन अभी थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको समझ आएगी कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन में भी केस लड़ना है, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ना है। तो मेरा ख्याल है कि वो नजरसानी करेंगे अपने फैसले। अच्छा हामिद मीर साहब, लेकिन हुकूमत ने भी ये इलेक्शन कमीशन ने भी 11 हलकों के इस्तीफे ही जो है ना वो क्यों मंजूर किए हैं? और ये सारे आपको भी पता है, ये वो 11 हलके हैं जहां तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं बड़े कम मार्जिन से जीते थे। कहीं 2000 सीटों का फर्क था, कहीं चंद 100 सीटों का फर्क था। तो ये भी तो एक चाल चली गई है ना कि इन सीटों के आप जो है ना वो इस्तीफे मंजूर कर लें ताकि बाद में सारे इत्तेहादी इकट्ठे हों, मुश्तरका उम्मीदवार जो है अपना खड़ा करें, बासानी जो है ना वो जीत अपने नाम करें। तो ये भी तो एक मशकूक इन लोगों की हरकत है कि नहीं? देखिए, पहले मैं भी यही समझता था और मेरा भी यही ख्याल था, और मैंने शायद काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे अपनी इस राय का खुल के इजहार भी किया था। 2 मामलात पे जो मेरी राय थी वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहुत बुरी लगी थी। एक तो जब इन्होंने राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर बनाया तो मैंने कहा जी ये तो असली अपोजिशन लीडर है ही नहीं। दूसरा, मैंने बार बार ये कहा कि जब कौमी असम्बली के 125 अरकान ने इस्तीफे दे दिए तो ये कबूल क्यों नहीं करते, और इनको चाहिए कि ये कबूल करे। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक खातून MNA है पंजाब से PTI की, तो उनकी दरख्वास्त दिखाई गई। उन्होंने कहा जी ये देखें, ये इनकी दरख्वास्त है, ये तो छुट्टी मांगी हुई है। तो ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मामला था किसी का, मेरे साथ हुकूमत के साथ थे, तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह के और भी मामलात हैं, तो आप ये भी ज़रा देख लेना कि ये जो इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि जी हम सब ने इस्तीफा दे दिया, तो ये खातून जो है ये तो कह रही है मैं छुट्टी पे हूँ। तो मैं ज़रा थोड़ा बैक फुट पे चला गया। सीधी सी बात है, आप सही। अगर गलत साबित हो जाए, आपने कहीं पे तज्जिया अपना पेश किया है, तो आपका माहिराना तज्जिया अगर गलत साबित हो जाए तो आपको नजरसानी करें। तो मेरा माहिराना तज्जिया जो है वो इनकी कुछ MNAs जो थे PTI के, उनकी जो मुनाफकत थी उसकी वजह से मैं गलत साबित हो गया। तो मैं थोड़े 2-3 दिन चुप रहा। फिर मैंने जब मालूम करना शुरू किया अपने तौर पे, तो मुझे पता चला ये तो एक खातून MNA नहीं है, ये तो बहुत सारे 2-3 और भी हैं। अच्छा। और करते आज जो है वो मुझे एक बहुत सीनियर तहरीक इंसाफ के MNA साहब हैं, तो उनकी दरखास्त मैंने खुद देखी है आज की डेट में, और उन्होंने भी स्पीकर साहब को कहा है कि भाई आप जो है वो मुझे छुट्टी पे तस्वर करें, मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का रवैया जो है, पहले मैं भी उसको समझता था कि वो गलत है, लेकिन अब क्योंकि ये सियासत है और पाकिस्तान की इस सियासत में के बारे में कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं है, तो अगर एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो इस हुकूमत को निकालने के लिए हर किस्म का हरबा इख्तियार कर रहे हैं, तो हुकूमत भी वही कुछ कर रही है। इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर इन MNAs ने इस्तीफा दे दिया है तो स्पीकर को चाहिए कि इस्तीफा कबूल करें। लेकिन अगर इमरान खान जो है वो एक गैर मुल्की साजिश का झूठा बयानिया लेके आए हैं, तो ये भी दूसरी तरफ से उनके खिलाफ मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज की जो कहावत है उस पर अमल करते हुए ये भी ये वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, लेकिन क्या हुकूमत भी घबरा नहीं रही है वैसे इलेक्शन से? जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में हाल हुआ है नून लीग का, तो क्या ये भी तो एक वजह हो सकती है ना कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शंस में नहीं जाना चाह रही है? आपको पता है कि नून लीग में 2 ग्रुप है, मरीम नवाज ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप है। नवाज ग्रुप ये चाहता था कि आप इन हालात में तो हुकूमत ले ही ना, चले ले लिए तो बाद में फौरी इलेक्शंस करवा दें, जिस मकसद के लिए आए थे नैब कवानीन में तरमीम कराएं, जो भी आपने फैसले करने करें, जान छुड़वाएं, ये टोकरा ना उठाएं, आप बोझ नहीं उठा सकते। अब ये क्यों घबरा रहे हैं इलेक्शन करवाने से? पंजाब के हालात देख करके पंजाब में जो आवाम है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह ये है। इनका ये ख्याल है कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को
फिक्स करने के लिए कुछ सख्त फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से अवाम में परेशानी है। तो क्योंकि इनका ये ख्याल है, आप ज़रा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा किया। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने IMF के साथ मुआहदे के तहत स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया, डिक्टेशन ली। लेकिन जब हमने तहरीक में एतमाद पेश कर दी तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अचानक पेट्रोल सस्ता कर दिया, और जो सख्त फैसले इमरान खान की हुकूमत ने करने थे वो उन्होंने हमारे लिए ट्रैप बना दिया। तो हमारी तहरीक में एतमाद कामयाब हो गई, लेकिन हम ट्रैप में आ गए। तो अब हमने जो इमरान खान साहब ने हमारे लिए जो जाल बिछाया था, अब हमने कुछ अरसे में उसमें से निकलना है, और हमने कुछ सख्त फैसले कर दिए हैं। IMF से जब हमें पैसे मिल जाएंगे, सऊदी अरब से मिल जाएंगे, चीन से मिल जाएंगे, थोड़े मामला बेहतर हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये बाई इलेक्शन था जो पंजाब का, इसमें यकीनन नून लीग को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है। लेकिन अब जो इलेक्शन है ये तो 4 कौमी असम्बली के हल्के खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 2 हल्के सिर्फ पंजाब में हैं, और 3 हल्के कराची में हैं। और तहरीक इंसाफ को ज्यादा प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में होगी, क्योंकि वहां पर ये 10 साल से हुकूमत में है। और जिस तरह से नून लीग जो है वो जब पंजाब में हुकूमत में थी तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसी तरह अब जब खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत में है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लिहाजा ये उनके टैक्टिक्स हैं। जैसे मैंने कहा कि इमरान खान भी सियासत कर रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी भी तो पिछले 14 सालों पर सिंध पर बराजमान है, वो तो हर दफा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। क्या आवाम उनसे नहीं पूछते हैं? नहीं, मैं शादिया साहब आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है, और इस पीपल्स पार्टी का हाल ये है कि लियारी से अब्दुल शकूर शाद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दे दी, और बिलावल साहब जो है वो लाड़काना की सीट भी बड़ी मुश्किल से जीते थे। वहां पे भी एक उनके नीचे जो MPA थी वो हार गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी 3 कौमी असम्बली के हल्कों का इलेक्शन है कराची में, तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ और ANP के साथ इत्तेहाद ना किया तो बड़ा मुश्किल होगा, और इसमें भी पीपल्स पार्टी को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कम से कम 1 या 2 नशस्तें MQM को देनी पड़ेंगी, और बाकी 1 या 2 नशस्तों पे वो खुद लड़ेगी। तो 3 टोटल नशस्तें हैं, तो 3 नशस्तों पे आप देख लेंगे जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इन बुरे हालात के बावजूद भी वहां से इलेक्शन लड़े तो बड़ा टफ टाइम देंगे। और ये मौजू अभी ये वाला नहीं है, लेकिन जब भी अगला इलेक्शन होगा तो मेरी बात याद रखिएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि उनका जो अंदाजे हुक्मरानी है उससे आम सिंधी जो है वो खुश नहीं है। सही, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आज सहाफ़ियों से मुलाकात की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। एक गलती उन्होंने बताई कि सुल्तान सिकंदर राजा के नाम पर इत्तफाक करना, और दूसरी गलती कहते मैं नहीं बताऊंगा। अब वो दूसरी गलती क्या हो सकती है? हमने भी इनके 3.25 साल देखे हैं। आपके ख्याल में ऐसी कौन सी गलती है जिसको वो सबके सामने एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत सी गलतियां उन्होंने एडमिट की हैं प्राइवेटली। उसमें जो गलती वो एडमिट नहीं कर रहे, वो गलती ये है कि जब इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी थी, तो उस वक्त इनको कहा गया था कि ये काम मत करें। इनके काबीना के कम से कम मैं एक मिनिस्टर को जानता हूँ, खातून मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि ये काम मत करें, तो यू विल पे फॉर दैट। और आज भी इत्तेफाक की बात है कि आज भी मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे थे कि हमसे वो गलती हुई। और जो सुल्तान सिकंदर राजा वाली बात है, देखिए इसमें इमरान खान साहब जो हैं उनको ज़रा खुल के बात करनी चाहिए। देखिए एक तरफ तो वो कहते हैं, हर तकरीर का आगाज़ करते हैं वो अय्या का नाबदो वय्या का नस्तईन, और वो रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी सुल्तान सिकंदर राजा का नाम मुझे न्यूट्रल्स ने दिया था। भाई न्यूट्रल्स में किसने नाम दिया था? क्या आपको ये नाम जनरल कमर जवेद बाजवा ने दिया था, या आपको ये नाम DGISI जनरल फैज हमीद ने दिया था, या आपको ये नाम जो है वो आपके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर साहब उन्होंने दिया था? किसने दिया था? नाम तो लेना आप, ताकि हम पूछें कि भाई आपने इनका नाम क्यों दिया था। मेरी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब हैं, इनकी तो सिफारिश जो है वो शेख रशीद अहमद ने की थी। अच्छा। तो हो सकता है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं, क्योंकि ये जब शेख साहब वजीर रेलवे थे तो ये सेक्रेटरी रेलवे थे, तो हो सकता है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनकी वजह से इमरान खान साहब कहते हों कि ये नाम न्यूट्रल्स ने दिया, क्योंकि शेख साहब
न्यूट्रल्स के करीब रहते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, मैंने शेख साहब का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं उनको टीज करना चाह रहा हूँ या उनको मैं टॉन्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहादुरी का मुजाहरा करें, हिम्मत का मुजाहरा करें, बताएं कि न्यूट्रल्स में कौन था। ये देखें ना, न्यूट्रल का मतलब है पूरे का पूरा इदारा। भाई आप पूरे इदारे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आप नाम लें, कोई एक नाम ले लें ताकि हम उनसे जाके पूछें कि भाई आपने ये सुल्तान सिकंदर राजा का नाम क्यों लिया था। तो ये इमरान खान साहब को जरा ना सीधी बात करनी चाहिए, वो बड़ी घुमा फिरा के बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।